चलिए आइए बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हैं? आज हम लोग देखेंगे, पिछले पार्ट में हम लोगों ने 7 स्लाइड तक हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था और इस पे हम लोग चर्चा भी कर लिए थे। आज हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर विशेष रूप से। तो कहता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, सबका अपना अपना एक सिद्धांत होता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को देखेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ होता है कि दो विचार, कितने विचार बेटा? दो विचारों का आपस में टकराव। जैसे मान लीजिए कि मेरा विचार अलग है और आपका विचार अलग है, यानी कि दोनों के विचार अलग अलग हैं, तो कभी मेल नहीं खाएगा, कभी मेल नहीं खाएगा, ठीक है ना। टकराव के बाद जो एक नया विचार उत्पन्न होता है, टकराव के बाद एक नया विचार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल सहयोग के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि वर्गों में आपसी संघर्ष, मतलब किसी भी चीज के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, है ना, तभी जाकर के हमको कामयाबी मिलता है, ठीक है ना। संघर्ष के पश्चात ही होता है। तीसरा कह रहा है कि इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में उन शक्तियों को स्पष्ट किया जो वास्तव में इतिहास की घटनाओं का क्या करता था? संचालन करता था। कौन किया? यानी कि इतिहास की भौतिक व्यवस्था व्याख्या में। चौथा कहता है कि मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यह बताता है कि श्रम ही वस्तुओं को वास्तविक मूल्यों का निर्धारक तत्व है। श्रम, श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूर, मजदूरी, ठीक है ना। यानी कि श्रम ही वस्तुओं के वास्तविक मूल्य का निर्धारक तत्व है। मतलब जिस चीज का आप उपयोग करते हैं उसका मूल्य है, ठीक है ना, उसका मूल्य है। अब किसी चीज का वैल्यू ही नहीं करते तो उसका मूल्य क्या होगा? कुछ भी नहीं, जीरो बटा सन्नाटा, ठीक है ना। आगे कहता है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्यहीन, वर्गहीन। हीन का मतलब कि बिना राज्य का और बिना वर्ग का। हीन का मतलब यही होता है, बिना लगा दीजिएगा उसे। मार्क्स ने इतिहास यानी कि ऐतिहासिक चरण को 6 भागों में बांटा। कितने में बांटा? 6 चरण। पहला आदिम युग, दूसरा दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। मतलब ऐतिहासिक चरण को मार्क्स ने कितने चरण में बांट दिया? कितने चरण में? 6 चरण में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आदिम युग का, तो यहीं से लिख लेते हैं क्या? आदिम युग, है ना, दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, है ना, समाजवादी युग और साम्यवादी युग लिखेंगे या क्या करें? थोड़ा उसको उठा के दीजिए तो। लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, बेहतर होगा।
आदिम युग चलिए इसको लिख ही लेते हैं, पूरे को लिख लेते हैं, ठीक है ना, तब पता चलेगा। आदिम युग है ना, प्री हिस्टोरिक, आदिम युग पेरी हिस्टोरिक एज, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा नहीं हटेगा, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, तब जाकर के कंप्लीट होगा, ठीक है ना। हमको लग रहा है इसी में, देखो तो एक मिनट यहाँ पे, चलिए लिखेंगे आदिम युग, यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आदिम युग, आदिम युग। आदिम युग मानव इतिहास का, आदिम युग मानव इतिहास का वह काल है जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, इस समय की जानकारी हमें, इस समय की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों, अवशेषों जैसे पत्थर, जैसे पत्थर के औजार, औजार, गुफा चित्र, गुफा चित्र हड्डियां और जीवाश्मों से मिलती है, हड्डियां और जीवाश्मों से मिलती है। इसे ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, प्राग थोड़ा देखो तो टीचर लोग है क्या उधर, देखो तो बाहर में जाकर देखो तो, थोड़ा सा इन लोगों को हल्ला शांत कराओ तो। टाइम नहीं हुआ क्या, बोलो तो इन लोगों को। ठीक है, कहने का मतलब ये है, बोलो कि जो बच्चे को इधर नहीं आने देने के लिए बोलो कि साइलेंट करो, बोलो उधर रहने के लिए सबको बोलो। ये क्लास में घुस करके हल्ला कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, गेट बंद करो।
उस क्लास का गेट बंद करो जाकर के। कौन सरकारी संस्था है, मार के हाथ पर छटका देंगे। बाहर से बंद करना है। थोड़ा बताइए नहीं, लोग साइलेंट रहे, लोग क्लास में धड़पड़ करते रहता है लोग। टीचर लोग भी है तो नहीं डांटता है बच्चे को कि हाँ भाई तुम लोग उधर क्लास में मत जाया करो, क्लास चल रहा है उधर। पागल से। आइए आदिम युग के बारे में जानते हैं कि आदिम युग क्या कहता है। कहता है कि आदिम युग मानव इतिहास का वह काल है जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था, यानी कि मनुष्य को लिखने नहीं आता था। इस समय की जानकारी हमें पुरातात्विक अवशेषों जैसे पत्थर के औजार, गुफा, चित्र, हड्डियां और जीवाश्मों से मिलती है। इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बस समझे कि नहीं समझे? अब आदिम युग के मुख्य चरण, आदिम युग के मुख्य चरण, आदिम युग के मुख्य चरण। पहला नंबर है ना, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। इसमें जो आएगा आपका, है ना, समय लगभग 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 25 लाख वर्ष से, है ना, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक। उसके बाद इसकी विशेषता में आएगा 25 लाख, यहाँ पे 25 लाख पूर्व, 25 लाख वर्ष यहाँ पे पूर्व कर लीजिएगा, पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। विशेषताएं में आएगा पत्थर के खुरदर्रे औजार, पत्थर के खुरदर्रे औजार। दूसरा आएगा आपका शिकार और फल संग्रह से जीवन, शिकार और फल संग्रहण से जीवन। तीसरा आता आएगा गुफाओं में निवास, गुफाओं में निवास। चौथा आपका आएगा आग की खोज, आग की खोज। मतलब ये आदिम युग के, है ना, मुख्य ये सब ये था। ठीक है ना। आदिम युग में ही, है ना, आपको पत्थर के खुरदरे औजार बने थे। दूसरा शिकार और फल संग्रहण से जीवन। और गुफाओं में क्या होता था, पहले के लोग क्या थे, आदिम युग में लोग जो होते थे ना, वो लोग गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफा में। आज हम लोग कह दिया जाए जमीन के अंदर गुफा बना करके रहने के लिए, तो रहा होगा? है नहीं रहा होगा? है ऐसे कैसे रहेंगे? हम छत वाला मखमल का बिछौना पर सोएंगे, है ना। पलंग चाहिए डबल बेड का, उसके ऊपर गद्दा चाहिए मखमल वाला, तब सोएंगे। अब पहले के लोग, आदिम युग के लोग कहाँ सोते थे? गुफा में, है ना। और इसी काल में, आदिम युग में ही, है ना, आपको आग की भी खोज हुई। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, दूसरा आ जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल है ना कि मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज, ठीक है ना। इसका समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से, समय 10,000 ईसा पूर्व से तक, यानी कि 8,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 ईसा पूर्व तक इसका समय हो जाएगा। अब इसकी विशेषता है वो लिखेंगे यहाँ पे, है ना। छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, है ना। माइक्रोलिथ, दूसरा आएगा इसमें शिकार के साथ मछली पकड़ना, शिकार के साथ मछली पकड़ना। तीसरा आएगा आपका प्रारंभिक पशुपालन, प्रारंभिक पशुपालन, ठीक है ना। अब देखिए, यानी कि मिडेवल में जो है, यानी कि मध्य पाषाण काल, एक है आपका आदिम युग के पूरा पाषाण काल, क्या है पूरा, है ना, पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज, है ना। समय कब से कब तक, 1,000 यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक। इसकी विशेषताएं क्या है, छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ, है ना। दूसरा है शिकार के साथ क्या, मछली को पकड़ना। और तीसरा है तीसरा इसमें है प्रारंभिक पशुपालन, यानी कि इससे पहले जो है, ठीक है ना, यानी कि मध्य पाषाण से पहले पशुपालन का कोई चर्चा नहीं है। यानी कि जो पशुपालन की चर्चा है आपको किसमें, मध्य पाषाण में। यानी कि मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन होना शुरू हुआ, उस समय से लोग क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे, ठीक है। अगला आता है, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर लेंगे, तीसरा नंबर है नव पाषाण काल। क्या है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक, NEOLITHIC, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। समय जो है इसका, टाइम जो है इसका है 8,000 ईसा पूर्व से 3,000, 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। विशेषता है, इसकी विशेषताएं हैं क्या क्या है ना। कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत, दूसरा आएगा इसमें कृषि की शुरुआत, है ना। दूसरा आएगा पशुपालन, पशुपालन। तीसरा इसमें आएगा आपका अस्थाई बस्तियां, अस्थाई बस्तियां।
अस्थाई बस्तियां, और चौथा आएगा आपका पहिए और मिट्टी के बर्तन का उपयोग। पहिए और मिट्टी के बर्तन का उपयोग। ठीक है, ये 3 गो हुआ। याद रखिएगा, आदिम युग के मुख्य चरण की बात करेगा, है ना, तो हम आदिम युग पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? आदिम युग में 3 कौन कौन से, है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और बहुत ही मतलब कि बढ़िया है। ठीक है ना, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला है भारत में प्रमुख आदिम स्थल, प्रमुख आदिम स्थल, भारत में प्रमुख आदिम स्थल। पहला भीम बेटका, भीम बेटका पहला है। भीम बेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में, है ना। गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध, गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध। दूसरा जो है यह है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, यानी कि नौ पाषाण के बाद की सभ्यता, नौ पाषाण की बाद की सभ्यता। ठीक है, ये चीजें, ये किसमें हम लोग पहुंच गए? केवल और केवल हम किसी को देखे? आदिम युग को देखे। ठीक है, इसमें कितने हैं? 6 हैं। बात समझे कि नहीं समझे? 6 हैं। अगला फिर देखते हैं, रुक जाइए। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर दास्ता युग। दूसरा देखेंगे दास्ता युग। दास्ता युग, दास्ता युग। लिखेंगे दास्ता युग। अब देखिए दास्ता युग जो है कैसा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसा है, ठीक है ना। ये आपका जो है ना दास्ता युग है। आप समझे कि नहीं समझे? ये देखिए, ये आपका क्या है? दास्ता युग है। देख रहे हैं पत्थरों पे, है ना, यही आपका दास्ता युग। ठीक है,
चलिए बाबू लोग नोट कीजिए अब। देखेंगे दास्ता युग वह ऐतिहासिक काल था, वह ऐतिहासिक काल था जब समाज में कुछ लोग, जब समाज में कुछ लोग मालिक और कुछ दास मालिक और कुछ लोग दास। दास का मतलब होता है बेटा गुलाम। क्या होता है? गुलाम। क्या बोलते हैं इनको? दास का मतलब क्या होता है? गुलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाम। ठीक है ना? गुलाम होते थे। दासों को स्वतंत्रता नहीं होती थी। दासों को नहीं होती थी। दासों को स्वतंत्रता नहीं होती थी और उन्हें अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता था और उन्हें अपने मालिक के लिए कार्य करना पड़ता था। जैसे हमारे दादा और परदादा, हमारे पिताजी बताया करते हैं कि हमारे दरवाजे पर 2-2, 3-3, 4-4 मतलब घोड़े, 2 हाथियां, मतलब कि हमारे परदादा के परदादा, हमारे पिताजी बताते हैं, परदादे की बात बता रहे हैं जिनका नाम मियाँ जी था, है ना, ऐसे बोलते थे लोग उनको, और बहुत ही अमीर आदमी थे। तो हमारे घरों में जो नौकर थे, मेरे 10-10, 12-12 नौकर रहा करते थे उस समय। तो क्या थे? दास थे। क्या थे? वो हमारे गुलाम थे, यानी कि हमारे घरों के कार्य करते थे, यानी कि मालिक के लिए कार्य करना पड़ता था। तो मालिक वहां क्या थे? हमारे दादाजी थे और उनके लिए वो काम करते थे। लेकिन आज के डेट में कोई मतलब गुलाम है किसी का? कोई किसी का गुलाम है? नहीं है। क्यों नहीं है? आज फ्रीडम है भाई। हमको काम करना होगा तो हम करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या था कि जबरदस्ती, मान लीजिए कि हमको 4 आदमी की जरूरत है, 4 घोड़ा करे उठा के लिया, 4 घोड़े उठा के लाएगा। हाँ, अब उठा के लाके काम करवाएंगे। मनमाना अपने तरीका से उसको पैसा देंगे, मनमाना अपने तरीका से उसको खाना देंगे, रूखी सूखी खाना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के डेट में किसी को आप मनमाना कर सकते हैं? एक मजदूरा अगर मजदूरी करने के लिए आता है 500 रुपया, कितना? 500, 450 दीजिएगा, नहीं लेगा। क्या गए? ऐसे कैसे हम 450 ले ले? पूरा का पूरा पैसा दीजिए। क्या बोलेगा? पूरा का पूरा पैसा दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब दास युग की मुख्य विशेषताएं क्या थी? दास्ता युग की, दास्ता युग की मुख्य विशेषताएं, दास्ता युग की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पहला नंबर जो बात था, दासों की खरीदा, यानी दासों को खरीदा और बेचा जाता था। यानी कि दासों को खरीदा और बेचा जाता था, मतलब गुलामों की खरीद बेच होती थी। आज जैसे कि है ना, लोग लड़कियों का तस्करी करता है, लड़कियों को सप्लाई करता है, रोड से लड़कियों को उठा लेता है और उनको बेच देता है। किसके लिए? यानी कि रेड लाइट एरिया में बेच देता है,
दूसरा उनका शोषण करने के लिए बेच देता है, तब तक जब तक शोषण करेंगे, अंत में उनका ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, अभी भी हो रहा है ना। लेकिन पहले क्या कर दिया जाता? दासों को खरीदा और बेचा जाता था, मतलब गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है। दूसरा है ना, दासों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। दासों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। तीसरा, युद्ध में पकड़े गए लोगों को दास बनाया जाता था। युद्ध में पकड़े गए लोगों को दास बनाया जाता था। नेक्स्ट, खेती निर्माण है ना, खदान और घरों में खेती निर्माण, खदान और घरों में काम कराया जाता था। नेक्स्ट, समाज में वर्गों में बटा था। समाज दो वर्गों में बंटा था, मालिक और दास। ये दो वर्ग कौन कौन थे? मालिक और दास। ठीक है, मालिक और दास। नेक्स्ट, दास प्रथा कहां प्रचलित थी? दास प्रथा कहां प्रचलित थी? तो लिखेंगे पहला मिस्र में, इजिप्ट, मिस्र यानी इजिप्ट। दूसरा यूनान, तीसरा है ना रोम, चौथा हो जाएगा अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप है ना। यूनान को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीस, GREECE, ग्रीस है ना। उसके बाद रोम है ना, अमेरिका और यूरोप, ये तो है ये। ठीक। मिस्र इजिप्ट में पिरामिड निर्माण में दासों का उपयोग, पिरामिड निर्माण में दासों का उपयोग। अगला है यूनान, घरेलू और कृषि कार्य के लिए, घरेलू और कृषि कार्य के लिए। रोम में बड़े खेतों और युद्धों में, बड़े खेतों और युद्धों में अफ्रीकी लोगों को दास बनाकर ले जाया गया। अफ्रीकी लोगों को
दास बनाकर ले जाया गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे। यानी कि जो दास प्रथा था, आपसे कोई पूछ देगा कि दास प्रथा कहाँ यूज होती थी, तो इन सब जगहों पर। कहाँ कहाँ? मिस्र में होता था, यूनान में, रोम में और अमेरिका में। तो मिस्र में किस लिए किया जाता था? पिरामिड निर्माण के लिए। मिस्र का पिरामिड निर्माण के लिए दास का प्रयोग होता था। यूनान में घरेलू और कृषि कार्य के लिए होता था, है ना। रोम में जो है ना बड़े खेतों और युद्धों में, है ना। अमेरिका और यूरोप में अफ्रीकी लोगों को दास बना करके ले जाया गया था। बात समझेंगे नहीं समझे? अब देखिए तीसरा जो है सामंती युग, है ना। एक और ले लेते हैं सामंती युग, ठीक है ना। उसके बाद 3 बज जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में 3 लिखवा देंगे, ठीक है ना। सामंती युग तीसरा है आपका सामंती युग। सामंती युग, ठीक है ना। सामंती युग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, फेडुअल एज। फेडुअल एज, ठीक है। आइए, सामंती युग वह ऐतिहासिक काल था जिसमें समाज की व्यवस्था, जिसमें समाज की व्यवस्था, भूमि पोस्ट में लिखेंगे जमीन, है ना, पर आधारित थी। जमीन पर आधारित थी। राजा अपनी जमीन सामंतों यानी कि जमींदारों को देता था। और वे किसान से काम करवाते थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मध्यकाल यानी कि 5वीं से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित थी। यूरोप में प्रचलित थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में भी
लेकिन भारत और अन्य देशों में भी इसके समान व्यवस्था देखी गई। देखी गई। सामंती व्यवस्था का मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं, पहला राजा, दूसरा आ जाएगा सामंत यानी कि जमींदार, तीसरा आ जाएगा सैनिक मतलब कि नाइट्स, सैनिक को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्स। किसान या कृषक, पोस्ट में लिखेंगे सर्फ, यानी कि किसान को ही बउआ लोग सर्फ भी कहा जाता था। याद रखिएगा, नया नाम सुनने को मिल रहा है, इससे पहले कभी आप सुने नहीं होइएगा। किसान को कृषक भी कहते हैं और सर्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फ, यानी कि कपड़ा धोए वाला सर्फ ना, ये वो वाला सर्फ है। आज वाला जो कपड़ा धोए वाला सर्फ जो है ना, सर्फ नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सरफ। क्या बोलते हैं? ऐसे सरफ, ठीक है ना, सर्फ नहीं, सर्फ। बाबू चल रहा है ना? है? राहुल को बुला लो, ठीक है। राजा में क्या आ जाएगा? बिल्कुल सर, स्ट्रिक्टली आप देखिए, इन लोगों को बहुत मतलब हो गया, नौटंकी बहुत ज्यादा कर रहा है ये लोग, है ना। सबसे ऊपर पूरी भूमि का स्वामी, सबसे ऊपर पूरी भूमि का स्वामी, पूरी भूमि का स्वामी। दूसरा, सामंत में राजा से भूमि लेकर शासन करते थे, राजा से भूमि लेकर शासन करते थे। सैनिक में आ जाएगा सुरक्षा प्रदान करते थे। क्या करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे। किसान में आ जाएगा जमीन पर काम करते थे, जमीन पर काम करते थे, है ना। अगला, सामंती युग की विशेषताएं। सामंती युग की विशेषता है, समाज का आधार भूमि थी, समाज का आधार भूमि थी। राहुल एक बार चेक करो, वीडियो चल रहा है ना, देखते रहना, क्योंकि 38% चार्ज था, चेक करना। किसानों से कर यानी कि टैक्स लिया जाता था, किसानों से कर यानी कि टैक्स लिया जाता था। तीसरा, किसान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, किसान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे।
नेक्स्ट, सुरक्षा के बदले काम और कर देना पड़ता था। सुरक्षा के बदले काम और कर देना पड़ता था। और लास्ट, स्थानीय शासन मजबूत था। मजबूत था। केंद्रीय सत्ता कमजोर। कमजोर। आगे बढ़ेंगे। भारत में सामंती व्यवस्था, भारत में सामंती व्यवस्था लिखेंगे। भारत में इसे जागीरदारी और जमींदारी प्रथा, भारत में इसे जागीरदारी, भारत में इसे जागीरदारी और जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा के रूप में देखा गया। विशेषकर मध्यकाल और मुगल काल में, विशेषकर मध्यकाल और मुगल काल में, मुगल काल में। अगला, सामंती युग का अंत। अब इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। 10th क्लास में इससे ज्यादा डिटेल्स में अब नहीं हो सकता है। समझिए ये ससुरा बीपीएससी लेवल का हो गया। मैं समझे कि नहीं समझे, है ना। लास्ट है सामंती युग का अंत। व्यापार और नगरों का विकास, व्यापार और नगरों का विकास। दूसरा आ जाएगा औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तीसरा आ जाएगा लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार। विचारों का प्रसार, है ना। इन कारणों से सामंती व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गए। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह के साथ और इसी जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।